और यहाँ पर अगर इस मैच की बात करें तो नीदरलैंड्स के लिए एक और यहाँ पर हार इस सुपर 12 मिली है और कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो वो सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो जाते हैं। वो रेस में थे भी नहीं, जी हाँ, टू बी ऑनेस्ट वो रेस में थे भी नहीं। जो सच है वो सच है, ज़्यादा ख्याली पुलाव बनाने की यहाँ जरूरत है नहीं, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट नीदरलैंड सेमीफाइनल की रेस में था भी नहीं, लेकिन उन्हें मैचेस मिल रहे थे। ये बहुत बड़ी बात थी उनके लिए और सुपर 12 में पहुंचना एक सबसे बड़ा अचीवमेंट जरूर रहा। लेकिन उसमें परफॉर्मेंस आप कैसा करते हैं, आप कितना इंप्रेस कर पाते हैं दूसरी अपने जो खास करके सबसे पहले तो आपके जो खुद के फैंस हैं, और प्लस क्योंकि ये ओपन प्लेटफॉर्म है, एक एक्सपोजर आपको मिला था और आज तो और बड़ा एक्सपोजर, इससे पहले बांग्लादेश के खिलाफ और इस बार इंडिया के खिलाफ एक्सपोजर मैच आपको मिला। वहां पर आपने क्या दूसरी टीम के फैंस को या फिर दूसरे लोगों को इंप्रेस किया? डेफिनेटली इसमें भी आप आज भी मात खाते हुए नजर आए। पहले मैच में भी बांग्लादेश जैसी टीम के बॉलिंग अटैक के खिलाफ अगर हम एक असीम को छोड़ दें, उसके अलावा उनके खिलाफ आप 145 चेज नहीं कर पाए और आज यहाँ पर अगर हम बात करें तो बहुत ही बड़े अंतर से कहीं ना कहीं आप इस गेम को हार गए हैं। टुकड़ों टुकड़ों में छोटी थोड़ी चीजें जरूर ठीक हुई है, लेकिन वो थोड़ी चीजें 1990 से एसोसिएट के साथ ठीक होती हुई चली आ रही है, लेकिन उसे बड़े में तब्दील होने में अभी भी वक्त लग रहा है और अभी भी लगातार वो चलता जा रहा है कि हम ऐसा कुछ नहीं देख रहे हैं कि कोई एसोसिएट हो आईसीसी इवेंट पे वो सेमीफाइनल तक खेल जाए, पहुंच जाए, कुछ परफॉर्मेंस देखने को मिले। एक बार केन्या को जरूर देखा था, लेकिन T20 में अभी वो नदारत है। नहीं बिल्कुल, और काफी लंबा वक्त तो जरूर गुजरा है, क्योंकि जिस तरीके से अब क्रिकेट में T20 फॉर्मेट में तो इसी फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, T20 फॉर्मेट में एसोसिएट टीमें कब से आ रही हैं, ऐसा नहीं है, काफी लंबे वक्त से आ रही है, लेकिन परफॉर्मेंस अप टू द मार्क कभी भी नहीं हुआ है। सेमीफाइनल तो छोड़िए, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे याद आता है, एक परफॉर्मेंस जरूर याद आती है नेपाल की 2014 में। अगर उस टाइम डबल राउंड रॉबिन का मान लीजिए हुआ होता तो फिर वहाँ ज़बरदस्त परफॉर्म किया था। बांग्लादेश और नेपाल के सेम पॉइंट थे, तो कम से कम वैसा परफॉर्म करना भी अच्छा लगता है कि हाँ चलिए एसोसिएट है वो फुल मेंबर के बराबर पे आके खड़ी हो गई है कि पॉइंट टू पॉइंट सेम है, या फिर टक्कर का मैच हुआ है, लड़े हैं, जीते हैं। 5 मैच शायद मेरे ख्याल में मिलते हैं यहाँ सुपर 12 में नीदरलैंड को मिले, उसमें से अगर आप कोशिश करिए, क्योंकि बांग्लादेश थी, जिम्बाब्वे है, इन जैसी टीमों से आप जीतने का सोच सकते हैं। जी हाँ, इनके खिलाफ टक्कर लड़ाई सब नहीं चलने वाला। कम से कम नीदरलैंड्स को ये परफॉर्मेंस बेसिस पर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पर हाथ लगी है डेफिनेटली, क्योंकि सबकी रात अपनी अलग होती है, लेकिन डेफिनेटली अगर आप अभी भी लड़ाने का सोचते हैं या फिर सिर्फ खेल कर हमें सीखने को मिलेगा उसका सोचते हैं तो इससे काम बनेगा नहीं, क्योंकि हम नीदरलैंड्स की बात कर रहे हैं, कोई अभी आए हुए उज्बेकिस्तान टीम की बात नहीं कर रहे जिन्हें अभी आईसीसी मेंबरशिप बनाया गया हो या फिर अभी जो आईसीसी के मेंबर बने हो। नीदरलैंड्स काफी पुरानी टीम है, काफी सारा एक्सपीरियंस उनके साथ जुड़ा हुआ है। आज की मैच की यहाँ बात करते हैं सीधे पहले बैटिंग इंडिया ने किया और एक अच्छा हाथ रोटी लगाया। डेफिनेटली फर्स्ट हाफ में बेहतरीन बॉलिंग नीदरलैंड्स के बॉलर्स ने कराई, उसका क्रेडिट जाता है, जैसे हमने पहले कहा, जहां क्रेडिट जाएगा वहां तो क्रेडिट जाएगा ही, और वहां पर क्रेडिट जाएगा। पावर प्ले में बेहतरीन बॉलिंग नीदरलैंड्स के पेसर्स ने एंड बॉलर्स ने कराई। कैसे देख रहे हैं? बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, 67 रन दिए 10 ओवर में शुरू के पहले हाफ में। अगर देखें बहुत अच्छी रही। यहाँ राहुल का विकेट इतने जल्दी मिला और बहुत ही सस्ते में वो आउट हो गया। उसके बाद जो पार्टनरशिप हुई रोहित और विराट के बीच में, फिर वो थोड़ी सी ज़्यादा ही खिंच गई। वो पार्टनरशिप थी थोड़ी सी, मुझे लग ही रहा था कि शायद ये अपने आप को थोड़ा वक्त दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, उसके बाद हिट करने का चालू जरूर, क्योंकि हांगकांग के खिलाफ भी सिमिलर ही हुआ था। और एशिया कप में भी हमने देखा था कि हांगकांग के खिलाफ शुरू के 6-7 ओवर में थोड़ा स्टडी रहा था, लेकिन उसके बाद जो स्कोर पहुंचा वो एकदम क्लाइम कर गया। तो ये सब चीज़ें अच्छी हैं। चलिए आपने रोका, ये किया, बॉलिंग अच्छी कराई 10 ओवर में, पर वही है कि ये पूरे मैच में आप इसको कैसे लेके गए हैं ये इंपॉर्टेंट होता है, ना कि सिर्फ 10 ओवर का। ये T10 नहीं है, अच्छा है T10 नहीं है, लेकिन T10 होता तो हम सोच सकते थे चलिए 10 ओवर का है, 10 ओवर अच्छे करा दिए, लेकिन पूरे मैच में कैसा रहा, आखिरी बॉल डलने तक क्या नीदरलैंड पूरा आधे मैच में भी था? तो ये तो भाई बिल्कुल नहीं था, 15 या 10% मैच में था, उसके अलावा नहीं। बिल्कुल, तो डेफिनेटली उसके बाद जो गियर चेंज किया इंडिया ने, विराट कोहली की तरफ से 50 आई, रोहित स्काई ने जबरदस्त इनिंग खेली है, यहाँ पर बहुत तेज इनिंग रही है स्काई की, 25 बॉलर, तो कहीं ना कहीं बहुत तेज रही है और वो इसीलिए जाने जाते भी हैं। खैर उसके बाद सेकंड हाफ में लगभग 110 रन के आसपास इंडिया ने लगा दिए नीदरलैंड्स के बॉलर्स के खिलाफ, और डेफिनेटली जो फर्स्ट हाफ में अपनी बॉलिंग कराई उससे काफी ज्यादा डिफरेंट बॉलिंग यहाँ पर हुई, और ये हमें देखने को श्रीलंका के खिलाफ भी मिला था। जब नीदरलैंड वर्सेस श्रीलंका हुआ था वहां पर भी कहीं ना कहीं हमें देखने को मिला था कि आपने फर्स्ट हाफ में अच्छी बॉलिंग कराई, सेकंड हाफ में पूरा प्लॉट जो है आपने अपना खो दिया। तो एक बड़ा टारगेट यहाँ पर नीदरलैंड्स को एट द एंड यहाँ पर मिला। बॉलिंग डिपार्टमेंट में एंड कौन से बॉलर रहे जो आपको लगता
लगता है कि आज इम्प्रेस करने में कामयाब रहे? नहीं बिल्कुल, देखिए इम्प्रेसिव तो खैर ज़्यादा मैं कहूँगा नहीं किसी ने की है, लेकिन अच्छा रहा था शुरू का। मैं बात जो आपने कहा शुरू का फेज थोड़ा अच्छा रहा नीदरलैंड के लिए, वही यादगार रहा था। याद करने के लिए चलिए हमने थोड़ा इंडिया को रोके रखा, 10 ओवर तक बांधे रखा, 60 बॉलों में 67 रन ही हमने दिए थे वहाँ पर। लेकिन वो आमूमन वो स्ट्रैटेजी होती है इंडिया का, हम देखते हैं बहुत पहले से है, रिस्क शुरू में लेना कम करते हैं, वो जैसे गेम खत्म होता है उनका जो हाई स्कोर है वो बढ़ता चला जाता है। वही एग्जैक्टली यहाँ हुआ। पर बॉलिंग में शरीज अहमद को इस्तेमाल ना करना ये मुझे समझ में नहीं आया। बिल्कुल, एक ओवर खिलाया तो सिर्फ एक ओवर के लिए उन्हें इस्तेमाल किया, 5 रन उन्होंने दिए एक ओवर में। आखिर ऐसा क्या हुआ जो उनसे इस्तेमाल नहीं किया? क्योंकि बॉल थोड़ा सा हल्का फुल्का टर्न ले रही थी। ये हमने प्रीवियस मैच में भी देखा था जब शम्सी भी बॉलिंग करा रहे थे, जब पिच थोड़ी पुरानी होती गई तो थोड़ा सा इस्तेमाल करना चाहिए था, समझ में नहीं आया। लेकिन बाकी सब बहुत ही एवरेज बॉलिंग रही है, और खासकर बेहसडील और लोगान वैन बीक तो बहुत एक्सपेंसिव साबित हुए। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं सिराज अहमद को लेने का आपका पॉइंट फिर समझ नहीं आया, क्योंकि आप ना ही सिराज अहमद कोई ओपनर है जो बैटिंग करने के लिए आते हैं, उसके बाद अपने बॉलिंग देंगे, इतने नीचे डाउन पर वो आते हैं। और तो यानी सीरियसली बात है कि वो बॉलर है, तो अगर आप बॉलर को उनके ओवर भी नहीं दे रहे हैं, पूरे रन के लिए जाते तो समझ में आता है कि आपने किसी और से करवा लिया। एक ओवर 5 रन आए हैं, अच्छा खासा ओवर 5 की इकॉनमी रही है, फिर भी ना कराना हैरान जरूर करता है। उसके बाद 175 प्लस का ये जो टारगेट रहा है, 180 का टारगेट जो ये रहा है नीदरलैंड्स के सामने, ये बहुत ही ज्यादा बड़ा साबित हुआ जब नीदरलैंड्स के बैटिंग करने के लिए उतरे। एक बात क्लियर कर दूं, इंडिया की बॉलिंग इतनी बेहतर नहीं। ये डेफिनेटली है, ये आप भी मानेंगे इंडिया की बेहतर बॉलिंग ऐसी नहीं है कि अरे खड़ा भी नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सच्चाई है, ये भी टू बी ऑनेस्ट ये हार्ड ट्रूथ है। जी आया, मैंने एक छोटी सी बात मैं बोलूंगा, इसके बाद आप कंटिन्यू करिएगा, कि मेरे ख्याल में ये अब तक के वर्ल्ड कप में से किसी में T20 वर्ल्ड कप में से एवरेज बॉलिंग है इंडिया की, ये पहली बार देखने को ऐसा मिल रहा है इस वर्ल्ड कप। जिसको कोई गवाह नहीं है, तो ऐसे कोई बॉलिंग नहीं है कि जहां पर आप 50 से ऊपर रन से इस गेम को हारते या 50 रन करीब से हारते। यकीन मानिए ऐसी बॉलिंग बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे स्ट्रेंथ उस बॉलिंग में नजर नहीं आती है। एक आध बॉलर को छोड़कर उसके बाद बाकी बहुत ओवर्स थे जहां पर आप रन निकाल सकते थे। लेकिन एक बात यहां पर आपने नोटिस की होगी, नीदरलैंड्स को यह दाद देनी होगी कि वो अपनी टेरिटरी को नहीं भूलते हैं। जरूर, टेरिटरी का यहां मतलब है अपना जो एरिया है, ये मेरा इलाका है, इसे हम कहते हैं हिंदी में कि हमारा इलाका, टेरिटरी आप जो भी कह ले, वो उसे नहीं भूलते। वो 120-25 से आगे गाड़ी बढ़ाते ही नहीं है अपनी बैटिंग में। वो यूएई के खिलाफ 112 चेस करने में और चने चबाए उन्होंने, बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई उन्हें, लास्ट तक मैच गया। उसके बाद नामीबिया के खिलाफ 20वें ओवर में जाके वो 120 रन चेस कर पाए। उसके बाद श्रीलंका के खिलाफ वो मैक्स रॉक के ऐतिहासिक लास्ट में कुछ 2-3 बड़े हिट लग गए, वरना 146 पहुंच गए, वरना वो भी टेरिटरी उनका 120-25 पे ही रुक रहा था। और आप बांग्लादेश के खिलाफ गए, वहां भी आपने जी हाँ एक ही एक्करमैन रहे, वो एक्करमैन। उसके बाद लास्ट में थोड़ी बहुत लोगान वैन बीक ने शायद या मैकरन ने किसी ने हिटिंग कर दी 2-3 छक्कों की, तो आप 130 तक पहुंचे, वरना आप फिर अपनी टेरिटरी 110-15 तक रुक रहे थे, और आज फिर आप 120-25 की अपनी टेरिटरी पे जाकर अटक गए। तो ये 120 की टेरिटरी से इतना प्यार क्यों है नीदरलैंड्स को? लगातार उसी के इर्द गिर्द अपनी पूरी टीम को बैटिंग यूनिट जो है वो समाप्त हो जाती है। ये क्या है बैटिंग? ये बिल्कुल बहुत ही पुअर बैटिंग है। और टॉम कूपर जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर भी, अब आपको मैं उसके बाद आप समझाएं जरा। टॉम कूपर की बात करूं मैं, इस साल उन्होंने कम से कम 12-13 मैचेस खेले हैं, 13 इनिंग उन्होंने खेली है, सिर्फ 130 आया है, 180 करीब रन है, 130 सिर्फ आया उनके। और तो और 12 इनिंग्स में उन्होंने 20 बॉलें भी फेस नहीं की है, 20 बॉलें वो फेस कर नहीं पाए। नहीं बिल्कुल, और ये समझ से परे है, जो एक्सपीरियंस प्लेयर है जो यहाँ वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, वो ऐसा परफॉर्म करेंगे इस तरीके का, तो फिर एकदम समझ में नहीं आएगा कि क्या चल रहा है। यंग प्लेयर आके अगर आप सोचेंगे उनको, एक तो और पुराने प्लेयर जो हैं वो ज़्यादातर टीम में रहे भी नहीं है इस साल वो टीम के मैच तरफ से ज़्यादा खेले भी नहीं है। जैसे एक्करमैन हो गए, ये तो ज़्यादा खेले ही नहीं है, लेकिन इस यहाँ आए हैं, सीधा यहाँ वर्ल्ड कप में उनको रख लिया, उन्होंने खेला नहीं। कई ऐसे प्लेयर होते हैं नीदरलैंड से जो नदारद रहते हैं सालों साल, फिर अचानक वर्ल्ड कप में आके अपना जो कोटा है वो भर लेते हैं कि भैया वर्ल्ड कप में ले लो, वर्ल्ड कप में खिला लो। बाकी यंग प्लेयरों के साथ तेजा निनामरू भी थे, ऐसे ही आर्यन दत्त भी थे मेरे ख्याल से प्लेयर, उनको भी अगर पहले से तैयार करते, मौका देते अच्छी तरीके से तो जरूर होता है। लेकिन वही है, पुराने प्लेयर आते हैं वर्ल्ड कप के टाइम पे, अपने आप का एक ब्लैंक होता है उसको फिल कर देते हैं, एक कोटा जैसा लगता है कि पुराने प्लेयरों का कोटा है, वर्ल्ड कप में भरो और वर्ल्ड कप के लिए जाओ। तो नीदरलैंड का
टैंक है, सोचने का तरीका है, वो बहुत ही खराब है। इस सोच से आप वर्ल्ड कप में जाएंगे और फिर अगर कोई कहेगा कि नीदरलैंड अच्छा नहीं कर रहा, तो अगर आप कहेंगे कि अरे यार अभी कहाँ, अभी तो हम सीख रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं भैया? एक 3-4 प्लेयर तो इसमें 2-2 3-3 वर्ल्ड कप पुराने प्लेयर। बिल्कुल, डेफिनेटली आप हर चीज के एक्सक्यूज दे सकते हैं। टॉम कूपर जो है वो टीम में मौजूद है और ऑकरमैन टीम में मौजूद है। ऑकरमैन ने फिर भी एक इनिंग निकाली, लेकिन टॉम कूपर के बल्ले से अभी तक वो इनिंग निकली नहीं है। टॉम कूपर के लिए आप क्या एक्सक्यूज देंगे कि वो रन्स क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि उनका इतना एक्सपीरियंस है। मेरे ख्याल 2014 या 16 में वो सेकंड हाईएस्ट स्कोरर थे पूरे T20 वर्ल्ड कप में टीम्स की तरफ से। तो डेफिनेटली ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। आप अपनी टेरिटरी नहीं छोड़ रहे, 120-25 में ही गाड़ी जो है वो रुक जा रही है, चाहे ओपोनेंट कोई भी हो, गाड़ी आपकी 120 के आसपास ही रुक जाती है। और आज भी कुछ ना कुछ ऐसे ही हुआ है। फर्स्ट हाफ में थोड़ा बेहतर जरूर था, लेकिन सेकंड हाफ में टीम बिखर गई। बिल्कुल, स्कोर बहुत कम था, लेकिन 51 रन 3 विकेट, 51 रन था, तो वहां पर भी कुछ जरा बना नहीं। उसके बाद 123 पे 9 आखिरी के जाते आते ब्रिंजल ने 20 रन मारे, अश्विन पे छक्का, वाकई बड़ा खूबसूरत शॉट था वो। और पॉल मैकरेन बांग्लादेश की तरह ही, बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने 24 रन किए थे, लास्ट में आए मारा, और यहाँ पर भी आके उन्होंने अर्शदीप सिंह पे 3 चौके लगातार चढ़ दिए। इसके अलावा तो कुछ हुआ नहीं, कोई इनिंग ऐसी रही नहीं। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं इस मैच में हार मिली है और प्रैक्टिकली नीदरलैंड्स उस रेस से बाहर हो गया है जिस रेस में वो कभी था ही नहीं। फिलहाल इस लेकिन इम्प्रेस करने की रेस में वो बिल्कुल था, जो वो तो नहीं कर पाए, दूसरा आयरलैंड कर पाए और आयरलैंड तो कर, लेकिन आयरलैंड एसोसिएट टीम नहीं है, जो कमेंटेटर्स रोते रहते हैं। थोड़ा सीखिए, कब तक आप सुधारेंगे अपनी गलती। तो नीदरलैंड्स अब तक सुपर 12 में इम्प्रेस करने में पूरी तरह से फेल जरूर हुए हैं। इंडिया को यहाँ पर 2 और पॉइंट्स मिलते हैं, रन रेट जबरदस्त होता है, इंडिया ऑलमोस्ट सेमीफाइनल में खेल रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना है।